नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पीसी फार्मा में। मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। चलिए, तो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं 6 सेमेस्टर का सिलेबस समरी। ठीक है, सिलेबस समरी आप समझ चुके हैं कि हम एक ही वीडियो लेक्चर में वीडियो लेक्चर में हम लोग पूरे सिलेबस, पूरे पाठ्यक्रम का जो 6 सेमेस्टर का, छठे सेमेस्टर में पढ़ना है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली कि आखिर क्या है, कैसे है, क्यों ऐड किया गया है इन सब्जेक्ट्स को हमारे 6 सेमेस्टर में, इनके अंदर में क्या आखिर पर्पज है पढ़ने का, पढ़ाने का हमें। ओके ब्रदर, चलिए, तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट भी कर दिए होंगे कुछ सब्जेक्ट्स को इसमें, लेकिन हाँ, एक बार ये वीडियो लेक्चर आप देख लेंगे तो आप और अच्छे तरीके से पूरा क्लियर हो पाएंगे कि हाँ क्या है, कैसे है चीज़ें। ओके ब्रदर, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं और बने रहिए लास्ट तक पीसी फार्मा चैनल के साथ और पूरा वीडियो लेक्चर देखिए और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कर सकते हैं आप। चलिए देखते हैं क्या है इसमें सब्जेक्ट्स हैं भैया। तो 2-3 तो सेम होने वाले हैं आपके। पहला देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट दिख रहा है BP601T मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड, BP602 फार्माकोलॉजी थर्ड, BP603 हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, और चौथा जो है BP604 बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक, और पाँचवां है BP605 फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, और छठवां है यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस। तो ये 6 सब्जेक्ट होने वाले हैं और ये प्रॉपर मैंने अलग से बस 6 सेमेस्टर का ही सिलेबस अपने टेलीग्राम चैनल पीसी फार्मा पे अपलोड कर दिया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ओके, चलिए देखते हैं, आप सिलेबस पे आते हैं और डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं भैया। देखिए यहाँ पे 6 सेमेस्टर। ओके, अब आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड की बारी। ठीक है, इसके बारे में आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं भैया क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं पहले से भी, है ना। लेकिन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे क्या मैटर है आखिर। BP601T मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड, फर्स्ट और सेकेंड आप पढ़ चुके हैं। तो इसमें देखिए मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिसिनल प्लस केमिस्ट्री। मेडिसिन मतलब होता है एक ऐसे सबस्टांस जिसमें किसी भी डिजीज को क्योर करने की कैपेसिटी होती है, उसे मेडिसिन बोलते हैं, है ना। Those types of substance which have the capacity to treat any diseases is known as medicine, drug. Okay, और मेडिसिन को मतलब ड्रग और एक्सिपिएंट की कम्बिनेशन को पूरा प्रॉपरली मेडिसिन बोलते हैं। ड्रग प्लस एक्सिपिएंट्स जिसमें कलरिंग एजेंट, बल्किंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट ये सब आते हैं तो उसे बोल देते हैं। और केमिस्ट्री का मतलब आप जानते ही हैं कि केमिकली जो रिएक्शन वगैरह करा के किसी भी चीज़ को बनाया जाता है ना, उसी को मेडिसिनल केमिस्ट्री बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स लेंगे हम उसको और बनाएंगे और जो है यूज़ करेंगे मेडिसिनली कैपेसिटी की तरफ, मेडिसिनल प्रोडक्शन करके हम यूज़ करेंगे उसका। ओके ब्रदर, चलिए ये सब चीज़ आप बेसिकली आप जानते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या है मैटर, कैसे है। अंत तक देखिए, आप बड़े शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे फटाफट चीज़ों को। देखिए यहाँ पे एंटीबायोटिक्स है। अब एंटीबायोटिक्स में कुछ थोड़ा सा अलग होने वाला है इसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड में, जैसे कि इसमें कुछ बेसिक टर्म्स, जैसे वहाँ पे क्या लिखता था, सिंथेसिस, सार, ये सब चीज़ आपको डिस्कस करना रहता था, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाएगा आपका। एंटीबायोटिक्स में देखिए लिखा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, nomenclature, stereochemistry, structure activity relationship, chemical degradation, classification and important product of the following classes। अच्छा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का क्या मतलब है, ये एंटीबायोटिक्स जैसे है। एंटीबायोटिक आप जानते ही हैं, दो टाइप एजेंट विच किल द बैक्टीरिया और प्रोसेस इट्स ग्रोथ इज नोन एज एंटीबायोटिक्स। यानी बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो काम करता है, बैक्टीरिया बढ़नी चाहती है और ये रोकना चाहेगा, बस, है ना। तो इसके बारे में बताइए कि पिछले दिनों में जैसे 100 साल पहले से एंटीबायोटिक के बारे में क्या रिसर्च हुआ है, क्या खोज हुआ है। जैसे कि आप अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में जानते हैं, जिन्होंने पेनिसिलिन की खोज किया था, है ना। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको बताना है एंटीबायोटिक्स का, क्या कैसे इसको धीरे धीरे ग्रोथ कराया गया, कैसे कैसे लोग जानने लगे। नोमेनक्लेचर, उससे संबंधित नोमेनक्लेचर बहुत सिंपल है ये सब चीज़ें, और पेपर में बहुत ज़्यादा पूछता नहीं है, तो आपको लोड नहीं लेना है कि क्या आ गया भैया। नोमेनक्लेचर, स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये बस जान लेना है उसको थोड़ा थोड़ा, आधे पेज की ये चीज़ें रहती हैं। सार आप जानते ही हैं, जिसमें हम ग्रुप को रिप्लेस वगैरह करके देखते हैं कि हाँ इसकी एक्टिविटी बढ़ रही है या फिर घट रही है। ओके, मैं यहाँ पे कुछ फोटोज़ वगैरह ऐड करते जाऊँगा, आप जिससे चीज़ें समझने में आसानी होगी। ओके ब्रदर, चलिए ये देखिए केमिकल डिग्रेडेशन भी लिखा है। तो केमिकल डिग्रेडेशन का मतलब होता है, जैसे कि आप पैरासीटामॉल का अगर स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं फोटो ऐड कर दे रहा हूँ, तो इसमें से कोई ग्रुप को हटा दिया जाएगा या फिर वो कैसे शरीर में गया, तो क्या क्या प्रोसेस हुआ और कैसे केमिकली वो डिग्रेडेट हो गया, वो टूट गया। और फिर आपने एडीएम भी पढ़ा था, है ना, फार्माकोकाइनेटिक जिसे बोल रहे थे, तो कैसे शरीर से बाहर निकलता है डिग्रेडेट होने के बाद, टूटने के बाद। आखिर जैसे जाता है वैसे तो वो निकलता नहीं है, क्योंकि वो यूज़ होता है, और एक इनएक्टिव रहता है तो एक्टिव होता है, एक्टिव रहता है तो इनएक्टिव होता है, ऐसे चीज़ें करके वो यूज़ होते हैं। तो ये चीज़ें पूरा मैटर है इसमें, और इन चीज़ों को फॉलो करते हुए हर एक यूनिट में कहीं ना कहीं हमें मैटर पढ़ना है। कहीं भी देखिए बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, जिसमें पेनिसिलिन देखिए आता है। पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर किया गया था जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। सिफेलोस्पोरिन, अब बहुत से ये एंटीबायोटिक्स के नाम, इनके बारे में, इनके यूज़ वगैरह जान चुके होंगे, साइड इफेक्ट्स जान चुके होंगे, आपने हॉस्पिटल ट्रेनिंग भी किया है 2 बार। ओके, 2 बार नहीं, 1 बार कर चुके हैं, 1 बार अभी करना रहेगा। ओके, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, मोनोबैक्टेम्स, ये सब चीज़ें हैं, है ना। बीटा लैक्टम जो है ये एक
फंक्शनल ग्रुप है जो ऐड रहता है, जिसकी वजह से आप ये एक्शन देख पाएंगे कि बैक्टीरिया वगैरह किल हो पा रही हैं। फिर यहीं पे देखिए अगला कैटेगरी आता है एमाइनो ग्लाइकोसाइड, जिसके अंदर में आते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन और कैनोमाइसिन। फिर आता है अगला टेट्रासाइक्लिन। जैसे टेट्रासाइक्लिन में क्या आता है, टेट्रासाइक्लिन आता है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन आता है, क्लोर टेट्रासाइक्लिन आता है, मिनोसाइक्लिन आता है, ये सब चीज़ आती हैं। टेट्रासाइक्लिन में जैसे डॉक्सीसाइक्लिन रेड्डी का आता है, इसी में डॉक्सीसाइक्लिन भी आएगा। तो इसमें देखिए डॉक्सीसाइक्लिन में क्या होता है ना, एक साइड इफेक्ट होता है इसका, अगर आप इसको दूध के साथ लेंगे तो इसको चिलेशन बना देगा, यानी कि दूध और इस दवाई का कम्बिनेशन होकर ये दोनों चिलेशन यानी कि थके थके से बन जाएंगे शरीर में, पेट में, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो इसे दूध के साथ नहीं लिया जाता है, अवॉइड किया जाता है। ओके ब्रदर, चलिए देखते हैं अगले पेज में अगले यूनिट का क्या सीन है। हाँ, अगले यूनिट का यहाँ पर देख पा रहे हैं चीज़ों को। ओके, देखिए यूनिट 2, इसमें भी एंटीबायोटिक्स भी है। एंटीबायोटिक्स बहुत ढेर सारे हैं भैया, ये जानते रहिए, जितनी अलग अलग दवाइयाँ नहीं है, दर्द की आप 2 4 10 20 दवाई नाम जानते होंगे, ऐसे ऐसे करके लूज मोशन की 4 5 दवाई है, सांस फूलने की 3 4 दवाइयाँ हैं, है ना, ऐसे डेरिफाइलिन ऐसे करके सब चीज़ें। लेकिन एंटीबायोटिक जो है ना, मतलब हज़ारों की संख्या में है कहीं ना कहीं, क्योंकि इनमें क्या होता है ना, रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती हैं जब बैक्टीरिया ये सब चीज़ें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो अलग जनरेशन की हमें दवाइयाँ बनानी पड़ती हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करके, कुछ अलग करके। जैसे होता है ना, घर पे कोई बच्चा है, उसको आप पहले किसी बात से डराते थे, अब वो उस बात को रेजिस्टेंस कर गया, जैसे उस डरता ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अब नई टॉपिक्स खोजेंगे, है ना, बच्चे के लेवल की नई चीज़ें खोजेंगे, उसको डराएंगे या फिर कैसे भी समझाएंगे। तो वही बात है, एंटीबायोटिक्स में भी पहले एक तरह की दवाई काम कर रही थी बैक्टीरिया, लेकिन वो धीरे धीरे जान गए कि यार सब बेकार है, कोई दिक्कत नहीं होता इससे। बैक्टीरिया जब जान गई तो अब फिर नई तरीके की उसी लेवल की चीज़ें कहीं ना कहीं और नई तरीके से यूज़ की जाएंगी कि हाँ अभी भी इसको डराया जा सके, इससे बचा जा सके। ओके, अब सेम यहाँ पे भी एंटीबायोटिक्स में देखिए वही चीज़ें हैं जो भी अलग क्लास के आएंगे यहाँ पे, देखिए ये चीज़ें, तो उससे रिलेटेड जो है यहाँ पे वही सेम चीज़ें जो अपर वाले हम लोग पढ़े थे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, नोमेनक्लेचर, स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्ट्रक्चर, एक्टिविटी रिलेशनशिप, ये सब पढ़ना रहेगा, ठीक है ना। ये कोई बहुत कठिन चीज़ें नहीं, हाँ थोड़ा सा ये देखिए जो स्टार वाले हैं सिंथेसिस वगैरह पढ़ना पड़ेगा, बट कोई ना, आप 2 बार पढ़ चुके हैं, आपको कहीं ना कहीं जनरल आइडिया होगा कि इसके कैसे स्ट्रेटजी अपनाना है, कैसे क्या पढ़ना है। ओके, यहाँ पे देखिए मैक्रोलाइड, ये भी एक कम फंक्शनल ग्रुप है जिसकी वजह से चीज़ें रहती हैं। आपने देखिए इसमें ये दवाइयों का नाम जरूर सुना होगा, एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, है ना, ये एंटीबायोटिक्स है, ये भी वर्क करता है प्रॉपर, बहुत अच्छी एंटीबायोटिक्स है ना, सर्दी खांसी में भी दिया जाता है, बुखार में भी दिया जाता है। ओके, मिसलेनियस ओके, मिसलेनियस में देखिए क्लोरमफेनिकॉल है और क्लाइंडामाइसिन। क्लोरमफेनिकॉल एक ये भी हायर कैटेगरी का एंटीबायोटिक है, ठीक है, अच्छा रिस्पॉन्स देता है, बहुत अच्छा। और मिसलेनियस का मतलब ये होता है ना कि कुछ अलग तरीके, नई तरीके की दवाइयाँ बनाई गई हैं। ओके, प्रोड्रग, यहाँ देखिए प्रोड्रग, बेसिक कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रोड्रग डिजाइनिंग। जी, प्रोड्रग क्या होता है ना, एक ऐसे ड्रग्स होती हैं जो शरीर में जाने के बाद एक्टिव होते हैं और वो अपना वर्क करते हैं। जैसे हमने मेटाबॉलिज्म जब पढ़ा था तो 2 चीज़ें उसमें पढ़ी थी कि एक्टिव से इनएक्टिव ड्रग को बनाया जाता है और उसके बाद उसे एक्सीट आउट कर दिया जाता है, शरीर से बाहर निकाला जाता है। और बहुत सी दवाइयाँ ऐसी ही होती हैं कि जो इनएक्टिव रहेंगे और शरीर में जाने के बाद एंजाइमेटिक रिएक्शंस वगैरह होने के बाद बायोकेमिकल्स के रिएक्शंस होते हैं। जैसे शरीर में हमारे ढेर सारे केमिकल्स हैं भाई, है ना, पूरा फ्लूइड ही भरा है, उसमें एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, ये सब चीज़ें, उनसे रिएक्ट वगैरह करके वो एक्टिव होता है और अपना ड्रग एक्शन देता है ना, तो वो प्रोड्रग कहलाते हैं। समझिए, प्रोड्रग आर दोज टाइप ड्रग विच आर फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन बाय द प्रेजेंस ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस इट एक्टिव एंड गिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ओके, तो ऐसे सिंपल सी चीज़ें हैं। एंटी मलेरियल आप जानते हैं भैया, मलेरिया के अगेंस्ट जब काम करे जो बैक्टीरिया वगैरह हो, दवाइयाँ हैं वो एंटी मलेरिया कहलाती हैं। जैसे कि इटियोलॉजी ऑफ मलेरिया के बारे में बताना है भैया थोड़ा सा। इटियोलॉजी क्या होता है, मलेरिया कैसे कैसे शरीर में फैलता है, यानी कि कैसे हमें रोग हो जाता है मलेरिया का, है ना, वही स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बता देनी है। चार्ट थोड़ा बहुत मैं चीज़ें ऐड कर दूंगा, आप फोटोज आप जरूर समझ पाएंगे चीज़ों को। लास्ट तक जरूर देखिए, आपको चीज़ें क्लियर होंगी। क्यूनोलिन है, सार है उसका बताना है, क्लोरोक्यून है, ये देखिए सब चीज़ें, एमओडी क्वीन है ना। इसमें ये भी एक फंक्शनल ग्रुप होते हैं एक कैटेगरी की, और इससे संबंधित ये दवाइयाँ हैं। ओके, बाइगुआनाइड्स है एंड डायोहाइड्रोटायरेजीन है। फिर यहाँ पे मिसलेनियस ड्रग है। ओके, फिर यहीं पे देखिए अब 3rd यूनिट आता है, तो यहाँ पे क्या क्या है भैया, देखते हैं क्या है मैटर। एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से जो होता है टीबी। ओके, यहाँ पे देखिए उससे संबंधित यहाँ पे दवाइयाँ हैं। आइसोनियाजाइड, एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये भी। आइसोनियाजाइड, इथ्यूनामाइड, इथम्ब्यूटाल, पैराजिनामाइड और पैरामिनो सल्सिलिक एसिड, ये सब जो है ट्यूबरकुलर एजेंट हैं, सिंथेटिक एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट। सिंथेटिक यानी जानते हैं आप जो बनाया गया हो, है ना। ओके, और केमिकली होता है, एक नेचुरली होता है। ओके, सिंथेटिक और नेचुरली। सिंथेटिक जैसे बनाया गया हो, मानव मेड हो, ह्यूमन द्वारा, मनुष्य द्वारा। उसका था एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स यहाँ पे दिया गया है।
उसी संबंधित रिफाम्पिसिन, रिफाब्यूटिन, साइक्लोसेरिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। और ये देखिए टीबी जो है बहुत कहीं ना कहीं खतरनाक बीमारी होती है। इससे वेट लॉस, ये सब चीज़ दिक्कतें होने लगती हैं। इसके सिम्टम जानते हैं आप, ज़्यादा दिन तक खांसी आना, बलगम में खून आना, ये सब चीज़ें होती हैं। और ये दवाइयाँ इसमें ना 4-4, 5-5 एंटीबायोटिक एक ही साथ चलाना पड़ता है। उसका मतलब पोटेंसी के हिसाब से देख के, टाइमिंग के हिसाब से, ड्यूरेशन के हिसाब से अलग अलग तरीके से फिक्स किया जाता है। ओके, आपने देखा भी होगा, हो सकता है प्रैक्टिस के दौरान ये सब चीज़ें, क्योंकि ये बहुत रेयरली ऐसे इनएक्टिव हो जाएंगे, फिर कुछ दिन बाद एक्टिव हो जाते हैं, तो इसलिए इनका प्रॉपर जो है किलिंग के लिए इनको करना पड़ता है। एंटीबायोटिक्स का अलग अलग डोज, अलग अलग ड्यूरेशन के लिए चलाना पड़ता है। ओके, यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। अच्छा, यूटीआई, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं उसमें क्या क्या चलती हैं भैया, कौन सी बीमारी दवाइयाँ हैं जो इन्फेक्शन को कम करने के लिए चलते हैं, जैसे कि क्यूनोलोन्स हैं। उसके बाद उसी में देखिए क्यूनोलोन्स में आते हैं क्या, नेलिडिक्सिक एसिड है, नॉरफ्लैक्सासिन है, इनोक्सिन है, सिप्रोफ्लैक्सासिन है। ये देखे होंगे जरूर आप, सिप्रोफ्लैक्सासिन, ओफ्लैक्सासिन, ये सब देखे होंगे आप, है ना, मॉक्सीफ्लैक्सासिन। ओके, ये सब चीज़ें हैं भैया। और इसी पे मिसलेनियस ड्रग आता है। मिसलेनियस यानी कि उसी संबंधित कुछ अलग कैटेगरी की दवाइयाँ हैं ये, जो यूटीआई में ही यूज़ होंगी, जैसे कि फ्यूराजोलिडीन है, नाइट्रोफ्यूरेंटीन है, ये पूछता है नाइट्रोफ्यूरेंटियोन टोइन है सॉरी, और मेथेनमीन है। ओके, एंटीवायरल एजेंट देखते हैं भैया, वायरस के खिलाफ। वैसे तो वायरस को बस रोका जा सकता है, जल्दी किल किया नहीं जा सकता, उसकी बड़ी दिक्कत है ना। वायरल इन्फेक्शन बड़ी खतरनाक होती है। ओके, कोई ना, देखते हैं एंटीवायरल में क्या है भैया। लिखा है यहाँ पे एमेंटिडीन हाइड्रोक्लोराइड, फिर यहीं पे देखिए आप रिमेटिडीन हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोज्यूरिडीन। अच्छा, ये हाइड्रोक्लोराइड क्यों ऐड हुआ है इसमें, ये आप जरूर बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। क्या ये हाइड्रोक्लोराइड, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब क्यों दवाई के साथ ऐड होता है, बताया गया है आपको पहले। ओके, अगर जरूर बताइएगा, नहीं आप कमेंट करेंगे तो मैं बता ही दूंगा। उसके बाद है एसाइक्लोवीर, ठीक है। ये सब चीज़ें दवाइयाँ जो है एंटीवायरल ड्रग है, यानी कि वायरस के खिलाफ वर्क करेंगे। वायरस बढ़ना चाहेगा, ग्रोथ करना चाहेगा, और ये रोकना चाहेंगे। ओके, यहीं पे देखिए 4th यूनिट क्या है भैया, मैटर एंटी फंगल एजेंट। एंटी फंगल आप जानते हैं, फंगी जो है एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसमें ट्रू न्यूक्लियाई भी पाई जाती है कहीं, ये सब चीज़ें। तो उसके खिलाफ जो है जब दवाइयाँ देनी पड़ेगी तो उसे ही एंटी फंगल एजेंट बोल देते हैं। ओके, फंगल इन्फेक्शन आप जानते हैं, खुजली वगैरह ये सब चीज़ें दिक्कतें होने लगती हैं। एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स, एम्फोटेरिसिन बी, निस्टेटिन, निटामाइसिन, ग्रेसियोफ्लुविन, ये सब दवाइयाँ आपने देखा भी होगा। इसके ये निस्टेटिन, निटामाइसिन, इन सब से संबंधित ऑइंटमेंट्स भी आते हैं, क्रीम भी आते हैं जो लगाने रहते हैं। सिंथेटिक एंटी फंगल एजेंट ये भी आप देखे ही हैं, क्लोट्रिमाजोल, इकोनाजोल, यहाँ पे देखिए क्लोट्रिमाजोल, इकोनाजोल, ब्यूटाकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, ये सब चीज़ दवाइयाँ हैं। फिर टिकोनाजोल, माइकोनाजोल, ये सब सरकारी में भी दवाइयाँ आती हैं, क्रीम। कीटाकोनाजोल, टेराकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, फ्लुकोनाजोल, है ना, ये सब दवाइयाँ आपने देखा है। तो ये है सब एंटी फंगल कैटेगरी की दवाइयाँ, उसमें एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ एंटी फंगल एजेंट हैं। फिर एंटी प्रोटोजोअल एजेंट, प्रोटोजोआ है ना, प्रोटोजोअल एजेंट जो जैसे कि हमें लूज मोशन वगैरह ये सब प्रोटोजोअल इन्फेक्शन ही होते हैं कहीं ना कहीं, है ना, पेट लूज मोशन होने लगेगा, दर्द होने लगेगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें प्रोटोजोआ होती हैं। अब तो इसमें देखिए मेट्रोनिडाजोल आता है, जैसे आपने देखा होगा, मेट्रोनिडाजोल, टिंडाजोल और ओरिंडाजोल, डिलॉक्सिनाइड, आइडोक्विनोल, ये सब दवाइयाँ आती हैं एंटी प्रोटोजोअल एजेंट के तौर पे। ओके, लोग जनरली इसे एंटीबायोटिक भी बोल देते हैं कि पेट से संबंधित एंटीबायोटिक है, लेकिन है मेनली क्या, एंटी प्रोटोजोअल एजेंट, प्रोटोजोआ, है ना। ओके, चलिए ये भी देखिए, ये भी जो कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। एंथेलमेंटिक्स, जो आप स्कैरिस वगैरह जानते हैं, कीड़ी वगैरह पड़ जाना पेट में, सीधे सीधे बोल सकते हैं आप। जैसे कि इसमें एल्बेंडाजोल बहुत फेमस ड्रग है, ये सरकारी दवाई के तौर पर भी बांटा जाता है। मेबेंडाजोल है ना, ये सब दवाइयाँ आती हैं इसके अंतर्गत, जो केचुए वगैरह इन सबको मारने का काम करती हैं। ओके, सल्फोनामाइड, जिसमें सल्फोन्स आते हैं, इसके देखिए हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन, सार, ये सब बताना है आपको। इसमें देखिए अलग कैटेगरी का रहा है फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर। फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर, फोलेट क्या है, आयरन का ही कंपाउंड है। रिडक्टेज एंजाइम इनहिबिटर, एक ऐसा दवाइयाँ हमें लाना है जो फोलेट रिडक्टेज नामक एंजाइम से उसको रोके, उसको काम करने ना दे, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ वगैरह में हेल्पफुल रहता है। तो ऐसी दवाइयाँ हमें देनी है कि ये रिडक्टेज वगैरह वर्क ना कर पाए एंजाइम। जैसे इसमें ट्राइमेथोप्रिम और कोट्रिमिक्साजोल आता है, सल्फर ग्रुप होता है, डेप्सोन, इसमें दवाई आती है, ये भी एक एंटीबायोटिक ही है। ओके ब्रदर, एंटी फंगल एंटीबायोटिक के तौर पर काम करता है। 5वां यूनिट देख लेते हैं और ये पूरा मेडिसिनल केमिस्ट्री की बातें हो जाएंगी कंप्लीट। फिर आता है आपका फार्माकोलॉजी।
फिफ्थ यूनिट में देखिए इंट्रोडक्शन टू ड्रग डिज़ाइन। ड्रग डिज़ाइन कैसे कैसे होता है, प्रोसेस क्या है, कैसे टेस्टिंग है, कैसे क्या चीज़ें हैं, वो सब आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए वेरियस अप्रोच यूज इन द ड्रग डिज़ाइन, ढेर सारे जो अप्रोच लोगों ने दिया है, अपनी अपनी बात रखिए कि कैसे बात बनाना चाहिए, कैसे क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में बताइए। फिर फिजिको केमिकल पैरामीटर्स, फिजिको केमिकल आप जानते हैं, फिजिकली और केमिकली पैरामीटर्स यानी कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, पीएच कितना होना चाहिए, ये सब बताइए आप, ह्यूमिडिटी, नमी, ये सब चीज़ें आपको बताना है। ओके, यहीं पे देखिए अब आता है एक लास्ट टॉपिक रहेगा कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री। कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री, अच्छा इसमें क्या होता है, ये भी एक सिंथेटिक मॉडिफिकेशन है या फिर सिंथेटिक मेथड है प्रोडक्शन ऑफ द ड्रग बाय विच द लार्ज अमाउंट ऑफ द मेडिसिन आर मैन्युफैक्चर्ड इज पॉसिबल। ओके, कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री है जिसके द्वारा हम लोग बड़े पैमाने पे दवाइयों को बना सकते हैं। ओके, तो उसे कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री कहते हैं। ओके ब्रदर, तो ये आपने केमिस्ट्री के बारे में समझा। अब आते हैं नेक्स्ट जो चीज़ें होती हैं यहाँ पे। और हाँ, आपके इस पूरे जो सब्जेक्ट हैं इसमें मैं बता दूँ कितने सब्जेक्ट में लैब रहेगा। तो देखिए मेडिसिन केमिस्ट्री थर्ड का रहेगा, फार्माकोलॉजी थर्ड का रहेगा और हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी 3 लैब रहेंगे। और एक जो है 10वां होता है वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है, आपको 10 दिन का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का विजिट दिखाना पड़ता है। ओके, कोई ना, ये आप कॉलेज पे डिस्कस कर लेंगे, आपको प्रॉपर बता देंगे लोग कैसे क्या होता है। ओके, फार्माकोलॉजी थर्ड, ये बहुत आसान चीज़ें हैं, आप जानते हैं, पहले भी पूछ चुके हैं। फार्माकोलॉजी जो फार्माकोन में ड्रग होता है, फार्माकोलॉजी में स्टडी होता है, यानी कि स्टडी ऑफ ड्रग्स के बारे में पढ़िए, कैसे क्या ड्रग्स काम करता है, और ड्रग्स के बारे में क्या ही पढ़ोगे, आखिर ये ड्रग्स क्या है, किससे रिलेटेड है और क्या काम कर रहा है ना, यही सब चीज़ें आप बताएंगे। तो आप पढ़ते आ रहे हैं, सही बात है। देखिए यहाँ पे फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन रिस्पायरेटरी सिस्टम, और मैं बता दूं कि फार्माकोलॉजी का मैं प्रॉपर नोट्स मेरा पढ़ा हुआ है, मैंने मतलब पढ़ाया है, तो उसको मैं अपलोड करूंगा वीडियो लेक्चर आपका। अगर कहेंगे तो एक यूनिट भी मैं एक वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर सकता हूं, या फिर 30-30 मिनट का वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूंगा मैं, और आप जरूर देख लीजिएगा, उसका नोट्स प्रॉपर मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है ना। तो आजकल में मैं अपलोड करना शुरू कर दूंगा। ओके ब्रदर, चलिए देखिए फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन रिस्पायरेटरी सिस्टम। फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ों को करिए, अलग अलग थोड़ा सा शब्दों को। रिस्पायरेटरी सिस्टम आप जानते हैं, दो टाइप सिस्टम विच आर सपोर्ट टू एक्सहेल एंड इनहेल द एयर इनटू द बॉडी। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम है हमारे शरीर का जो हमें हवा को छोड़ने और अंदर लेने में मदद करता है, जैसे कि उसमें लंग्स वगैरह आते हैं, लंग्स मेन आर्गन है आपका, है ना। ओके, तो अब इसी के बारे में बताना कि इस पे जब कोई दिक्कत होगी तो उस पर कौन सी दवाइयाँ यूज़ करेंगे। फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन रिस्पायरेटरी सिस्टम, बताना है कि कौन सी दवाइयाँ जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम पे यूज़ होती हैं। ओके ब्रदर, चलिए ये देखते हैं क्या है मैटर। तो इसमें आता है एंटी एस्थेमेटिक ड्रग, तो जैसी बीमारी रहेगी वैसी दवाई देनी पड़ेगी। अस्थमा में एंटी एस्थेमेटिक ड्रग, और फिर COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, पल्मोनरी जो होती है नली होती है, उसमें जब ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है, सिकुड़न होने लगता है, मैं फोटोज वगैरह यहाँ पे ऐड करते जाऊँगा, आप देख लीजिएगा। तो उसको मैनेज करने के लिए जो ड्रग दी जाती है उसे COPD मैनेजमेंट के लिए ड्रग बोली जाती है। एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटीटसू, एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है, कफ को निकालने की काम करती हैं ऐसी दवाइयाँ होती हैं। और एंटीटसू क्या होती हैं, ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कफ सेंटर, कोई मेडुला ऑब्लांगाटा होता है हमारे ब्रेन में पाया जाता है, उसको ही रोकने का काम करते हैं। जहाँ से कफ बनना शुरू होता है, कफ वहाँ से नहीं बनता तो लंग्स में है, लेकिन वो मैसेजेस देता है, ब्रेन जो है मैसेज देता है लंग्स में कि भैया आप कफ बनाइए, और कुछ चीज़ें जो है लग रहा है अनवांटेड कचरा वचड़ा आ गया बाहर, तो उसे बाहर निकालिए। जैसे क्या होता है, आप घर में जब कचरा आता है तो पानी से मार के धुलते हैं ना, या पोछा लगाएंगे या कुछ भी एडिटिव लेंगे और उसे धुलेंगे, उसे खत्म करेंगे, बाहर निकालेंगे। वैसे शरीर में जब फेफड़े में ऐसा महसूस होता है ब्रेन को कि लगता है कुछ आया, तो वो वहाँ पे कफ वगैरह बनवाना शुरू कर देता है, ताकि आप उसे बाहर खींच के जब थूकते हैं तो बाहर निकल जाता है। ओके, फिर नेजल डिकंजेस्टेंट, यानी नाक में जब जकड़न वगैरह हो। रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट यानी कि रिस्पायरेटरी रेट जो 15 से 18 बार होता है, 15 से 20 बार भी लिखता है, जो सांस लेने की दर है उसको बढ़ाने का काम करता है। आगे कभी लो होता है तो सांस लेने की दर। ओके, यहीं पे दूसरा यूनिट फर्स्ट में दूसरी टॉपिक है मेन, फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GIT पे, है ना। जो पेट से संबंधित बीमारियां वगैरह हो रही हैं, दिक्कतें हो रही हैं, कभी अनहेल्दी महसूस करें तो कौन कौन सी दवाइयाँ यूज़ होंगी। जैसे कि एंटी अल्सर एजेंट है। अल्सर आप जानते हैं, अल्सर जो है इनर पोर्शन में बॉडी के जब उंड हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, तो उसी को अल्सर बोल देते हैं। तो अल्सर को ठीक करने के लिए कौन सी दवाइयाँ भी वो है। फिर यहाँ पर लिखा है ड्रग फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, कब्ज और डायरिया, आप जानते हैं लूज मोशन के लिए दवाइयाँ दीजिए। ओके, फिर लिखा है एपेटाइट स्टिमुलेंट एंड सप्रेसेंट ड्रग। एपेटाइट स्टिमुलेंट मतलब बढ़ाना, स्टिमुलेट करना, तो भूख को बढ़ाने वाली दवाइयाँ, और सप्रेसेंट उसको रोकने वाली दवाइयाँ। ओके, डाइजेस्टेंट एंड कार्मिनेटिव, वो आप कहेंगे सप्रेसेंट क्यों देना पड़ रहा है भाई, भूख लगना तो अच्छी बात है, नहीं, बहुत चीज़ों में दिक्कत है ना। जैसे आपकी कोई शुगर का भी मरीज है, उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही, खा रहा है, वो शुगर वगैरह बन रहा है, उसको शुगर दिक्कत है ही, इंसुलिन बन नहीं रहा है, तो उसे दिक्कत होगा, उसका वेट गेन होगा, तरह तरह की दिक्कतें होने लगेंगी, तो भूख को कम भी करने के लिए दवाइयाँ देनी पड़ती है। डाइजेस्टेंट एंड कार्मिनेटिव, पाचक यानी कि जो पाचन में मदद करे, और कार्मिनेटिव जो होते हैं ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो
वो भी पाचन में ही मदद करते हैं। जैसे कि अगर कभी गैस वगैरह बनते हैं पेट में तो उसे रिमूव आउट करने का भी, जैसे कि आपने घर में देखा होगा ना वो पाउडर वगैरह, जीरा, मेथी, काली मिर्च और काला नमक, ये सब मिला के जो बनाया था उसे कार्मिनेटिव बोल सकते हैं। ऑल टाइप स्पीसीज स्पाइस आर कमिंग टू द कार्मिनेटिव। जो भी मसाले हैं ना वो सब कार्मिनेटिव में ही आते हैं। ओके, अब कहेंगे गैस कैसे बनता है, आपको पता है? मैं बता देता हूँ। गैस जो है कैसे बनता है शरीर में, जब हम खाते हैं ना, कुछ इंटेक करते हैं तो उसके साथ भी एयर शरीर में चले जाते हैं, और जब डाइजेशन होता है तो उसमें भी डिकम्पोज वगैरह जब करती हैं बैक्टीरिया वगैरह हमारे हाथ में पाई जाती हैं, लैक्टोबैसिलस वगैरह, तो उसकी वजह से भी वहाँ पे गैसेस निकलती हैं, वही गैस बन जाता है। ओके, पेट नहीं साफ होगा तो देखते हैं गैस बनता है, ज़्यादातर ऐसा होता है, दिक्कतें है ना। इम्टिक्स, एंटी इम्टिक्स, इम्टिक्स उल्टी एंटी इम्टिक्स, इम्टिक्स ये मतलब उल्टी कराने और उल्टी रोकने वाली दवाइयाँ होती हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए सेकेंड यूनिट में क्या है भैया, कीमोथेरेपी। ये देखिए इतना छोटा सा यूनिट लग रहा है नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन वगैरह करना है, आपको बताना है प्रॉपर साइड इफेक्ट्स वगैरह, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, कोई ना। हाँ, प्रॉपर नोट्स वगैरह बना हुआ है, आपको जरूर ये दे दूंगा, मैं समझा भी दूंगा प्रॉपर वे में, एकदम एकदम तो अच्छा मज़ा के साथ आपको ये पूरे चैप्टर को मैं, पूरे सब्जेक्ट को मैं पढ़ा दूंगा। ओके, ये डन मैं कह रहा हूँ, कन्फर्म। ओके, कीमोथेरेपी सीधे सीधे सब समझिए ना, कीमो मतलब होता है केमिकल, थेरेपी मतलब होता है इलाज करना, तो केमिकल के द्वारा इलाज करना। तो कीमोथेरेपी अक्सर यही बोला जाता है कैंसर के खिलाफ, बस ये चीज़ें होती हैं, ऐसी कैटेगरी की दवाइयाँ नहीं। कीमोथेरेपी मतलब सेल्स पे जो वर्क करे, सेल्स को ठीक करने के लिए पर्टिकुलर वर्क कराया जाए, उसे कीमोथेरेपी कहते हैं। तो सेल्स आप कहें कैंसर में तो सेल्स ही एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स हो जाता है, हाँ सही बात है। लेकिन हाँ, यहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया वगैरह भी तो एबनॉर्मल ग्रोथ ही करते हैं हमारे शरीर में जाके, वो कहते तो ये थोड़ी सोचते हैं कि नहीं एक हम गए हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली को 1 से 10 बनाएंगे, है ना। नहीं, उनमें भी एबनॉर्मल ग्रोथ ही होता है, तो उनको रोकने के लिए जो है कीमोथेरेपी भी करना पड़ता है, यानी कि जो एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज़ होते हैं वो भी कीमोथेरेपी के अंतर्गत आ जाते हैं। ओके ब्रदर, चलिए यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल है कीमोथेरेपी का, कैसे किल करते हैं, कैसे क्या चीज़ें। सल्फोनामाइड, कोट्रिमेक्साजोल है, ये भी देखिए अभी मेडिसिनल केमिस्ट्री में मिलता जुलता है सब चीज़ें, मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपने देखा। एंटीबायोटिक्स देखिए पेनिसिलिन है, सिफेलोस्पिरिन है, क्लोरामफेनिकाल है, मैंने बताया था ना क्लोरामफेनिकाल, इसका साइड इफेक्ट आता है एक ब्लू बेबी सिंड्रोम, शरीर जो है ब्लू ब्लू सा हो जाता है। ओके, ये सब चीज़ें हैं। देखिए कीमोथेरेपी आप समझ गए ना। ओके, फिर यहाँ पे देखिए कीमोथेरेपी वही चीज़ें हैं, सेल्स को ही ट्रीट करना है, या जैसे भी मतलब किल करके चाहे जैसे भी। ओके, तो अगेंस्ट द माइक्रोऑर्गेनिज्म यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि वो भी तो एबनॉर्मल ग्रोथ ही करते हैं, और कैंसर में भी क्या होता है, वो भी एबनॉर्मल ग्रोथ ही करते हैं। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत हुई कि ये तो कैंसर की सिर्फ बात हो रही है, नहीं 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 नहीं, ये एंटीमाइक्रोबियल कैटेगरी को भी इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे एंटी ट्यूबरकुलर ये सब पढ़ चुके हैं, एंटी लेप्रोटिक है ना, लेप्रोसी में जो कोड होता है, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी एलिप्टिक, एंटी मलेरियल, एंटी एमेविक एजेंट। ओके, अब देखिए फोर्थ यूनिट भैया क्या है मैटर, यहाँ भी देखिए फोर्थ यूनिट में भी कीमोथेरेपी की ही बात चल रही है। देखिए कीमोथेरेपी वही, यानी कि हम केमिकल्स के थ्रू, केमिकल यानी ड्रग के थ्रू किसको ठीक कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी। ओके, जैसे कि आपने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एड्स से सुना है, गोनोरिया सुना है, सिफिलिस सुना है, ये सब चीज़ें होती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जलन वगैरह जब होता है, हिसाब करने में सब दिक्कतें हैं। कीमोथेरेपी ऑफ मैलिग्नेंसी यानी कैंसर की बात हो रही है। ओके, अभी आता है इम्यूनो फार्माकोलॉजी, इम्यून सिस्टम से संबंधित जब ट्रीटमेंट की बात चले, है ना, बहुत सी दिक्कतें होती हैं इम्यूनिटी से संबंधित, तो उससे रिलेटेड क्या है मैटर भैया, दोज टाइप स्कोप इन विच वी स्टडी अबाउट द इम्यून मेंटेनेंस, है ना, उसे इम्यूनो फार्माकोलॉजी आप बोल सकते हैं। इम्यूनो स्टिमुलेंट, इम्यून को बढ़ाना, और इम्यूनो सप्रेसेंट, इम्यून को घटाना। जैसे बहुत बार इम्यूनिटी को घटाना भी पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइपर एक्शन देगा तो भी दिक्कत है। प्रोटीन ड्रग, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये सब इससे संबंधित थोड़ी सी चीज़ें हैं। ओके, फिफ्थ यूनिट देख लेते हैं और इसके बाद ये भी आपका पूरा चैप्टर खत्म। फिफ्थ यूनिट में क्या है, प्रिंसिपल ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। अब टॉक्सिकोलॉजी है ना, टॉक्सिकोलॉजी, आप कहेंगे टॉक्सिसिटी के बारे में क्या पढ़ना है भाई, सीधे से जान रहे हैं, नहीं, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। आप जो ये किल करते हैं बैक्टीरिया वगैरह को, तो भी टॉक्सिकोलॉजी के ही अंतर्गत चीज़ें आती हैं। जैसे कि टॉक्सिकोलॉजी का मतलब होता है ना कि किसी चीज़ की वजह से, किसी एजेंट की वजह से हमारे सेल्स वगैरह पे नुकसान पहुंचना, हार्मफुल इफेक्ट दिखना, वही चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल के द्वारा हम लोग समझाएंगे, जैसे कि एक्यूट, सब एक्यूट, ये सब क्रोनिक टॉक्सिसिटी क्या है, ये सब चीज़ बताना है हमको प्रॉपर। म्यूटेजेनिसिटी, जब म्यूटेजेनिसिटी हो जाती है, जैसे कि अचानक से हमारे जीन्स वगैरह में चेंज हो जाते हैं, कोई दवाई की वजह से, किसी चीज़ों की वजह से। जैसे एक्सरे आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि उस एक्सरे क्या करते हैं, पूरे हमारे सेल्स को भेदते हुए जाते हैं, और जो भी हड्डी वगैरह जिसको नहीं भेद पाते उसी का हमें इमेज देखने को मिलता है। तो जो भेदते हुए जाएगा तो सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर जीन पाए जाते हैं, जीन्स वगैरह, तो जीन जो है चेंज हो जाते हैं, उसी को सडन चेंज इन जीन्स या फिर जेनेटिक मटेरियल्स इज नोन एज म्यूटेजेनिसिटी। ओके ब्रदर, चलिए ये भी देखिए लास्ट ये लिखा है क्रोनोफार्माकोलॉजी, ये एक अलग चीज़ है। क्रोनोफार्माकोलॉजी का मतलब समझिए, दवाई संबंधी बात हो रही है। क्रोनोस टाइमिंग,
जैसे कि क्या होता है ना, हमारे शरीर पे कहते हैं ना कि इस समय पे आप ये दवाई खाएंगे तो अच्छा वर्क करेगा। तो ये चीज़ें होती है कि बॉडी की साइकिल को समझते हैं कि टाइमिंग क्या, कैसे शरीर काम कर रहा है, कैसे शरीर में सेल डिवीजन हो रहा है, कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं फंक्शनिंग, और उसी से संबंधित टाइमिंग और डोज को मेंटेन करते हुए जब दवाई दी जाती है तो उसको क्रोनोफार्माकोलॉजी के अंतर्गत देखा जाता है। ओके ब्रदर, चलिए ये टाइम डिपेंडेंट होती हैं चीज़ें। ओके, तो आपने फार्माकोलॉजी के बारे में भी देख लिया। अब आते हैं हम लोग अलग जो थर्ड चीज़ें सब्जेक्ट है, हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी। हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी BP 603। यहाँ पे हर्बल लिखा है। हर्बल का मतलब होता है ना ऐसे प्लांट्स, ऐसे फूल पत्ते जो भी चीज़ें हैं जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हो उसे हर्ब बोल देते हैं। और ड्रग का मतलब दवाई जान ही रहे हैं। और टेक्नोलॉजी मतलब एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा हम प्रॉपर ड्रग वगैरह को बना पाएँ। ओके, देखते हैं क्या मैटर है। देखिए तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं भैया हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी में। देखिए पहला चीज़ लिखा है हर्ब एज अ रॉ मटेरियल। तो हर्ब आपको समझा ही दिया डिफिनेशन ऑफ हर्ब, जो भी एज दोज टाइप प्लांट्स विच हैव द कैपेसिटी टू ट्रीट इन डिजीजेज, है ना, उसी को हम हर्ब बोल देते हैं। ओके, हर्बल मेडिसिन ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलिए रॉ मटेरियल का मतलब समझ रहे हैं आप। ऐसी रॉ मटेरियल कच्ची मटेरियल्स, यानी कि बहुत सी चीज़ें जो भी कुछ भी लिया जाता है तो उसका पहले रॉ मटेरियल इकट्ठा किया जाता है ना, बनाने के लिए। वही बातें हो रही हैं। जैसे च्यवनप्राश वगैरह उसमें रॉ मटेरियल ही तो सब पड़े हैं, और आंवला मेनली पड़ा रहता है, और भी चीज़ें ढेर सारी होती हैं। तो आंवला क्या हुआ, वो हर्ब हुआ, पौधों से ही तो पाया जा रहा है। फिर यहाँ पे देखिए बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर है। बायो मतलब आप जानते ही हैं, बायोलॉजी की बात है, जीव जंतु की बात हो रही है, यानी कि प्लांट और एनिमल सब आ जाते हैं। डायनेमिक मतलब पावरफुल, डायनेमिक ड्रग्स से भी संबंधित है। डायनेमिक आपने वो पढ़ा है डायनेमिक फार्माकोकाइनेटिक। डायनेमिक का मतलब होता था पोटेंसी। ओके, तो बायोलॉजिकली कैसे पोटेंशिएट करते हैं और कैसे उसको एग्रीकल्चर हम लोग खेती करते हैं, किसी चीज़ को प्रोडक्शन करते हैं, उपजाते हैं, तो वही बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर कहलाता है। ओके, क्योंकि हम इसमें हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी है, तो इसमें टेक्नोलॉजी ही समझेंगे हम कि कैसे क्या चीज़ें उत्पादन करेंगे, कैसे क्या चीज़ें यूज़ करेंगे, कौन सी मशीनरी यूज़ करेंगे, क्या टेक्निक लगाएंगे कि हम ड्रग को ज़्यादा मात्रा में उपजा सकें और उसकी वजह से हम डिजीज़ वगैरह को ट्रीट कर सकें, क्योर कर सकें। अभी यहाँ पे देखिए इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये पढ़ना है थोड़ा सा आपको। आपने ये कोग्नोसी में पढ़ा हुआ है, ये रिलेटेड है फार्माकोग्नोसी से, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, फर्स्ट और सेकंड जो पढ़ा था आपने। तो अब सेकंड के बाद थर्ड को हटा के हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी बोल दिया है। ओके, तो इंडियन सिस्टम आप जो पढ़े हुए हैं, आयुर्वेदा, सिद्धा, यहाँ पे देखिए यूनानी, होम्योपैथी, ये सब चीज़ें आपको इसमें थोड़ा सा पढ़ना है। और इसमें ये भी बताना है कि अश्वा, गुटिका, चूर्णा, लेहा, भस्मा ये कैसे बनता है। ओके, तो बहुत कठिन नहीं है, मज़ेदार चीज़ें हैं, ये भी देख लिया जाएगा, पढ़ लिया जाएगा। ओके ब्रदर, चलिए अब देखिए न्यूट्रास्यूटिकल्स। सेकेंड यूनिट में है। इसका क्या मीन है भैया, न्यूट्रास्यूटिकल्स का मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स। इसको दो भाग में जब हम तोड़ेंगे तो न्यूट्रा का मतलब है न्यूट्रिएंट्स, और स्यूटिकल्स मतलब फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयाँ की बात हो रही है। तो ऐसी कुछ चीज़ें रहेंगी ना जो पोषण देने वाली चीज़ें रहेंगी। जैसे फूड में ही बहुत सी चीज़ें हैं जो ऐसे यूज़ होती हैं, जैसे कि आप मल्टीविटामिन देखते हैं ढेर सारी, तो वो सब मेनली तो हमें मिला किससे, फूड से ही ना मिलता है, तो वही न्यूट्रास्यूटिकल्स कहलाती हैं। ओके ब्रदर, जैसे कि यहाँ पे देखिए CVS डिजीज से संबंधित है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम संबंधित, डायबिटीज़ है, कैंसर में, ये सब चीज़ों में न्यूट्रास्यूटिकल्स यूज होते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल आर दो एजेंट विच इंडिकेट द गिविंग या विच हैव द न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्टीज़। ओके, देखिए यहाँ पे हनी, अमला, जिनसिंग, अश्वगंधा, सिप्रुलिना, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इसमें न्यूट्रिएंट्स के ही बहुत ज़्यादा मात्रा में सोर्स पाए जाते हैं। ओके, चलिए अब देखिए हर्बल ड्रग, यहाँ पे जो चीज़ें हैं थोड़ी सी, हर्बल ड्रग एंड हर्ब फूड इंटरेक्शन। अच्छा, अब ड्रग इंटरेक्शन का क्या मतलब, इंटरेक्शन मतलब होता है ऐसी रिएक्शंस होती हैं आपस में जो थोड़े से या फिर हार्मफुल या फिर बेनिफिशियल इफेक्ट देते हैं। ओके, तो हर्ब ड्रग्स यानी कि जब हमने हर्ब ड्रग लिया और हर्ब फूड, इसमें क्या रिएक्शंस हो सकते हैं, समझ रहे बात को। जैसे भोजन खाए तो बोलते हैं ना कि कभी ये खाना खाइएगा तो इसके साथ दवाई मत लीजिएगा, नहीं दिक्कत हो जाएगी आपको। तो वही कभी कभी बोलिएगा आप इसके साथ ये लीजिए। जैसे आपने ये देखा होगा कीड़ी की दवाई खाते वो बोलते हैं कि आप मीठा खाइए इसके साथ, ऐसा देखा है ना। तो क्या है, ड्रग फूड इंटरेक्शन है जिसकी वजह से प्रॉपर इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो वही है इंटरेक्शन का मतलब। इंटरेक्शन में दो चीज़ें होती हैं कि या तो हार्मफुल इफेक्ट भी देख सकता है, बेनिफिशियल इफेक्ट भी दिखता है, इसलिए इंटरेक्शन भी जानना जरूरी है। ओके, थर्ड यूनिट में देखते हैं क्या है भैया, यहाँ पे लिखा है हर्बल कॉस्मेटिक। हर्ब की बात हो रही है तो वही हर्बल कॉस्मेटिक भी। हर्बल कॉस्मेटिक में जैसे कि आपने विको टर्मरिक देखा होगा, विको टर्मरिक सुना होगा, उसमें हल्दी पड़ी रहती है, ये सब चीज़ें हैं, है ना, वैक्स, गम, कलरिंग एजेंट, फिक्स्ड ऑयल, ये सब। तो यानी कि हम हर्ब का यूज़ करके, पौधों का यूज़ करके, पौधों पत्तियों का यूज़ करके हम कैसे कॉस्मेटिक से संबंधित यानी कि स्किन केयर करेंगे। फिर हर्बल एक्सीपियंट में क्या क्या आती हैं भाई ये चीज़ें, यानी कि पेड़ पौधों से ही हमें एक्सपियंट भी लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है कलरिंग एजेंट, स्वीटनर, बाइंडर्स, डाइल्यूएंट्स, विस्कोसिटी बाइंडर, डिक्रीडेंट्स, फ्लेवरेंस, परफ्यूम्स, ये सब चीज़ें। परफ्यूम में जैसे कि
लिप्टस आपने क्लाफ्टिस जो सुना होगा, उसकी उसमें जो है ना एक फ्रेग्रेंस पाई जाती है, वो शैम्पू वगैरह में पड़ता है। ओके, तो वो एक्सिपिएंट की तरह काम हुआ ना। हर्बल फार्मूलेशन, अब देखिए हर्बल फार्मूलेशन के बारे में आपको बताना है, लाइक सिरप, मिक्सचर्स, टेबलेट, नॉवेल डोजेज फ्रॉम लाइक फाइटोसोम्स। तो कैसे फार्मूलेशन करते हैं हम वो बताना है आपको, जैसे टेबलेट वगैरह आप पढ़े हैं थोड़ा बहुत, है ना, उसी तरीके से इसको भी बताना है। चलिए तब इसका 4th यूनिट देख लेते हैं क्या है मैटर भैया। 4th और 5th, इवेल्युएशन ऑफ ड्रग। अच्छा, ड्रग में कैसे इवेल्युएशन सुधार हुआ, कैसे क्या किया जाता है, किसके अंडर में किया जाता है, उसके बारे में बताना। तो WHO है और ICH गाइडलाइंस है। WHO जानते हैं आप, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पूरे विश्व लेवल पे जो विश्व स्तरीय लेवल पे चीज़ जो गाइड की जाए, बताई जाए, उसको ऑब्जर्व किया जाए, मॉनिटर किया जाए हेल्थ से संबंधित बातों को। ICH क्या होता है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ हार्मोनाइजेशन। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पे भी ये भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कि काउंसिल बनाया जाता है, संगठन बनाया गया है जो हार्मोनाइजेशन के तौर पे काम करता है। हार्मोनाइजेशन का क्या मतलब होता है, संगठन रहेगा जो हार्मोनी यानी दया भाव के साथ एक दूसरे के साथ काम करे। जैसे कि आपने कोरोना काल में देखा है कि सब लोग साथ में, अलग अलग कंपनियां अलग अलग सैंपल दे रही थी, अलग अलग फार्मूलेशन कर रही थी, और उसके पास अगर इक्विपमेंट्स की कमी है, जो है मनुष्यों की यानी कि ह्यूमन एम्पावरमेंट की कमी है, तो वो दूसरे कंपनियों के साथ मिलकर भी काम करते थे, है ना। तो ये ICH का करवाता है, उसके अंतर्गत होती हैं चीज़ें। उसका लिखा है यहाँ पे पेटेंटिंग एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। पेटेंटिंग क्या होता है, ए पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट गारंटेड फॉर एनी इन्वेंशन। समझ रहे हैं, जो ये पेटेंट करना होता है, ये पूरी सहित मतलब पूरी चीज़ों का आपको राइट हक मिल जाता है, अपनी जो भी इन्वेंशन किया, खोज किया है। ओके, जो भी चीज़ आपने खोज किया है उससे संबंधित आपका ही सिर्फ हक रहेगा, उस पर आप ही उसे बेचेंगे, खरीदेंगे, आप उसके नाम से ब्रांडिंग करवाएंगे, आप जिसको चाहेंगे दे सकते हैं कि हाँ ये फार्मूला बनाया, मैं आप इस कंपनी को दे रहा हूँ। मान लीजिए मैक्लॉड ने बनाया, वो सिप्ला कंपनी को दे रहा है, तो ये सब चीज़ होता है पेटेंटिंग। ओके, ये देखिए रेगुलेटरी इशूज़। अब रेगुलेटरी इशूज़ में क्या है, मतलब भैया नियंत्रित करने की चीज़ें जो है कि आखिर जो भी बहुत सी चीज़ें दिक्कतें आती हैं तो उसको रेगुलेट करना, ये भी किस किस चीज़ के अंतर्गत आता है, वही बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए हर्बल से चीज़ें थी ना संबंधित, तो हर्ब से ही संबंधित बातें होंगी। ASU आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी, ये एक डाटाब लिखा है DTAB, तो इसका मतलब होता है ड्रग टेक्नोलॉजी एडवाइजरी बोर्ड, है ना, ड्रग टेक्नोलॉजी एडवाइजरी बोर्ड, ये चीज़ होती है। फिर ASU लिखा है आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी, और वहीं पे ASU है तो ड्रग कंसल्टिव कमेटी होता है, यानी कि आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी से संबंधित, उससे संबंधित जो है यहाँ पे ड्रग टेक्नोलॉजी एडवाइजरी बोर्ड है, यानी कि दवाई संबंधित जो भी टेक्नोलॉजी है वो एडवाइस देते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। और यहाँ पे ड्रग कंसल्टिव कमेटी, ड्रग से संबंधित कंसल्ट करेंगे, बताएंगे, ये भी चीज़ें। तो वही है, इशूज़ जो भी हो रहा है उसको समझाना, रेगुलेट करना, ये मैटर है, रेगुलेटरी इशूज़ में पढ़ते हैं हम। ओके, थ्योरी का पोर्शन है, कुछ कुछ टेक्निकल पॉइंट्स है और पढ़ लेंगे, बात बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5th यूनिट, जनरल इंट्रोडक्शन टू हर्बल इंडस्ट्री। अच्छा, हर्बल इंडस्ट्री के बारे में आप थोड़ा बहुत बताइए, जैसे इंडिया में क्या स्कोप है, इंडिया में कितनी हर्बल कंपनियां चल रही हैं, ये आंकड़े वगैरह 2-4 लिखना रहेगा आपको, और क्या कंडीशन चल रही है, कितनी इसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है, नहीं दी जा रही है, ये सब चीज़ आपको बताना है। फिर शेड्यूल टी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अच्छा, शेड्यूल टी क्या होता है भैया, ये ड्रग से संबंधित, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी होम्योपैथी, इन सब दवाइयों से संबंधित जो भी चीज़ें रूल रेगुलेशन बनाना रहता है वो शेड्यूल टी के अंतर्गत आता है कि क्या हार्मफुल चीज़ें, क्या नहीं बनाना चाहिए, क्या चीज़ें करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी। अब आते हैं अगले सब्जेक्ट्स पे, देखते हैं क्या है मैटर भैया। अब आता है BP 604। देखिए यहाँ पे क्या मैटर है, इंट्रोडक्शन टू बायोफार्मास्यूटिक्स, बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। तो बायो मतलब जैविक, जान ही रहे हैं आप, जीव से संबंधित यानी मनुष्य से संबंधित बात हो रही है। यहाँ पे हम जानवरों की ट्रीटमेंट की बात तो कर नहीं रहे हैं, तो मनुष्य से संबंधित बात होगी। और फार्मास्यूटिक्स यानी दवाई, यानी कि जीव को ठीक करने से संबंधित बातें हो रही हैं, हम लोगों की बीमारियों को। और फार्माकोकाइनेटिक, तो फार्माकोकाइनेटिक आपने पढ़ा था कि जो जब दवाई शरीर में जाती है तो शरीर उसके साथ करता क्या है, जैसे एडीएम, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, तो वही इसमें बताना है, रिलेट करके थोड़ी सी टेक्निकल वर्ड्स यहाँ पे यूज़ होंगे, थोड़े से रिएक्शन वगैरह को दिखाना रहेगा इसमें, है ना, थोड़ा सा कोलॉजी से रिलेटेड ये चीज़ें हैं, फार्माकोलॉजी से, उसी को आगे एक्सप्लेन करना है, इसको अलग पोर्शन कर दिया। तो देखिए एब्जॉर्प्शन संबंधित है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन, बायोअवेलेबिलिटी, बायोइक्विवेलेंस। ओके, ये चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे देखिए फार्माकोकाइनेटिक, देखिए आप शब्द ये सब जान ही रहे हैं। फार्माकोकाइनेटिक, मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल। मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल क्या होता है मैं बता देता हूँ। ये जो भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एनर्जी वगैरह, जैसे कि कोई दवाई दे रहे हैं, वो एक सिस्टम को ठीक कर ही रहा है, दूसरे सिस्टम से संबंधित भी चीज़ों को ठीक कर रहा है, उसे एनर्जी दे रहा है, उसे ट्रीटमेंट दे रहा है, तो वही मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल्स हो जाते हैं। ओके, ये पे नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स है। नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक में क्लियरेंस इज नॉट कांस्टेंट, आपने पढ़ा था ये कोलॉजी में ही, कि इसमें जो है हम देखते हैं जैसे एलिमिनेशन जब होता है, एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन, सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं ड्रग, तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो अगर कितना भी ड्रग रहेगा तो वो कांस्टेंट रहेगा, जैसे 100 mg भी ड्रग ब्लड में है तो वो
एक ही गति से 1 मिनट में 100 mg ही निकालेगा। और एक कंडीशन ये होती है कि अगर ब्लड में 200 mg है तो वो 200 mg निकाल रहा है, तो कांस्टेंट नहीं ना हो रहा है, कम ज़्यादा निकाल रहा है। तो वही नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स में इसमें जो क्लियरेंस कांस्टेंट नहीं रहता है। ओके ब्रदर, चलिए लीनियर फार्माकोकाइनेटिक और नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक, तो ये आपने देख लिया बायोफार्मास्यूटिक्स। अब अगला देखते हैं, अगला जो सब्जेक्ट है आपका, तो वो जो बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स है वो फार्माकोलॉजी से ही रिलेटेबल चीज़ें हैं। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें आ गई, नई चीज़ें आ गई, आपको मजा आएगा ये पढ़ने में। फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, दवाइयों संबंधित बायोटेक्नोलॉजी, है ना, जैविक टेक्नोलॉजी, इसमें कैसे क्या टेक्निक लगा के चीज़ों को वर्क कराया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इसमें आता है सब जीन इंजीनियरिंग वगैरह सब आती हैं चीज़ें, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए अलग अलग मैटर है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी इज अ स्टडी अबाउट द न्यू टेक्निक्स टू डेवलपिंग द ड्रग्स एंड अदर प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू द हेल्थ ट्रीटमेंट। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है मैटर जी, तो ये सब मैटर है इसमें। देखिए वही चीज़ें, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बताना है आपको संक्षिप्त में, इंट्रोडक्शन दीजिए बायोटेक्नोलॉजी का क्या है मैटर है। एंजाइमेटिक बायोटेक्नोलॉजी, एंजाइम्स कैसे बनते हैं, ठीक है ना, बहुत से एंजाइम सिर्फ हैं। बायोसेंसर्स क्या होते हैं, बायोसेंसर में क्या होता है भैया ना, बायोलॉजिकल चीज़ें रहती हैं, उसको सेंस करना रहता है। जैसे कि टेम्परेचर के लिए थर्मोमीटर बना हुआ है ना, ब्लड प्रेशर नापने के लिए बीपी मशीन बना हुआ है, तो वही बायोसेंसर, जैविक चीज़ों को सेंस करना जी। तो यहाँ पे बायोसेंसर का बस यही मतलब है कि बायोलॉजिकल चीज़ों को सेंस करना, समझना, जान पाना, है ना। ओके, तो आपने जान लिया, जैसे टेम्परेचर के नापने के लिए थर्मोमीटर बनाया है साइंटिस्टों ने हमारे, है ना, और बीपी को नापने के लिए ब्लड प्रेशर मशीन जो है, जिसे स्फेग्मोमैनोमीटर बोल देते हैं आप, स्टेथोस्कोप है, ये सब क्या है, बायोसेंसर ही तो हैं। ओके ब्रदर, चलिए, तो ऐसी चीज़ें हैं सब, इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, यही बायोटेक्नोलॉजी। देखिए जैविक से संबंधित टेक्निकली क्या चीज़ें की गई हैं, ये सब मैटर यूनिट 2 में आते हैं। देखते हैं स्टडी ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, रिस्ट्रिक्टिंग इंडोन्यूक्लियस डीएनए लाइगेज, है ना, क्लोनिंग जैसे एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाना, क्लोन बना देना। ओके, तो ये सब चीज़ें। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए बनाना, जैसे कि आपने बहुत से बैक्टीरिया वगैरह को देखा होगा कि उसकी बनाया जाता है, उसे उसमें म्यूटेशन कराया जाता है, चेंज किया जाता है, जो है हमारे लिए यूज़फुल है। ये भी देखिए, ये दिख रहा है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या होता है भैया, एक ऐसे प्रोटीन्स होते हैं ना जो हमारे शरीर में ही बनते हैं, जो कैंसर वगैरह से फाइट करते हैं, इन्फेक्शन से बचाते हैं शरीर में, और कैंसर वगैरह ना होने देते हैं, ये इंटरफेरॉन कहलाते हैं। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना रहेगा हमें। वैक्सीन हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस जो किससे रिलेटेड बीमारी है, लीवर से संबंधित, हेपेटिक, है ना, उसमें सूजन हो जाता है, तो उससे संबंधित वैक्सीन वगैरह बनाई जाती है। हार्मोन से इंसुलिन से संबंधित, इससे संबंधित बनाने की टेक्निक वगैरह हम बताएंगे यहाँ पे। ओके, तो ये चीज़ें हैं। यहीं पे देखिए लिखा है ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू पीसीआर, जिसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसको टेक्निकली कैसे बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे, इसको हम बताएंगे यूनिट 2 में। ओके, चलिए अब यहाँ पे यूनिट 3 देख लेते हैं हम लोग, क्या है यूनिट 3। इसमें टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी है, ह्यूमरल इम्यूनिटी है, सेलुलर इम्यूनिटी है, यानी कि इम्यूनिटी के बारे में बताना है, उसके बाद इम्यूनिटी के टाइप्स के बारे में बता देना है। ओके, ह्यूमरल और सेलुलर दो चीज़ें होती हैं, जैसे एंटीजन पे बेसिस होती है और एंटीबॉडीज पे। स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, ओके, ग्लोबुलिन ये प्रोटीन होता है, इम्यून से संबंधित प्रोटीन, उसके बारे में बताना है हमें। MHC, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में बताना है हमें। मतलब ये हिस्टो मतलब क्या होता है, हिस्टोलॉजी आपने वर्ड सुना होगा, किसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू। तो टिश्यू संबंधित ये बातें हो रही हैं, उसके स्ट्रक्चर फंक्शन बताना है, ये प्रोटीन वगैरह ये जो भी चीज़ पाई जा रही हैं, इसको हमें बताना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के बारे में बताइए, इम्यून स्टिमुलेशन, इम्यून सप्रेशन, ये बहुत से शब्द जो एकदम आप जानते हैं, बहुत सी चीज़ों का फार्माकोलॉजी में पढ़े हैं आपने। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद 4th यूनिट में देखते हैं हम लोग, क्या मैटर है भैया, इम्यूनो ब्लोटिंग टेक्निक्स, इलिसा, वेस्टर्न ब्लोटिंग, साउथर्न ब्लोटिंग। ये देखिए ये सब जांच उच करने की, जैसे पैथोलॉजी वाली चीज़ें आ जाती हैं, कैसे हम बीमारियों के बारे में जांचेंगे, कैसे जानेंगे, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। जैसे इलिसा क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एस्से, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एस्से, यानी एस्से मतलब जानते हैं आप, परखना, और इम्यूनिटी से संबंधित जो एंजाइम्स वगैरह होती हैं, जो भी प्रोटीन्स हैं, उनको परखना, जानना कि ये कितना वर्क कर रही हैं, कितना नहीं वर्क कर रही हैं। जैसे कि इसी से संबंधित टेस्ट करके हम HIV वाला भी जानते हैं, मतलब एड्स के बारे में भी जानते हैं कि कितना हमारा इम्यूनिटी सिस्टम काम कर रहा है, कितना नहीं काम कर रहा है, इससे रिलेटेड होती हैं चीज़ें। ओके, क्योंकि आप भी जानते हैं एड्स जो है इम्यून सिस्टम पे ही वर्क एक्शन दिखाता है, उसको तोड़ देता है, खत्म कर देता है। जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, अच्छा जेनेटिकली आपको बताना है कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कैसे बने होते हैं, कैसे क्या इसमें अंतर होता है। यूकैरियोटिक कौन से सेल्स हैं, हम लोग जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोटिक जो यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है। ओके,
तो वो प्रोकैरियोटिक कहलाता है। और यूकैरियोटिक यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे हम लोग हैं, फंगी भी आती है उसी में। ओके, ये सब चीज़ें हैं। म्यूटेशन, सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वगैरह में जब चेंजेस हो जाए अचानक से, तो उसी को म्यूटेशन कहते हैं। उसके टाइप्स बताना है और क्या कारण होते हैं, ये सब चीज़ बता देना। फिफ्थ यूनिट देख लेते हैं, क्या है मैटर भैया। बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, टेक्निक के बारे में। फर्मेंटेशन मेथड ऑफ जनरल रिक्वायरमेंट्स, हम जो भी फर्मेंटेशन किण्वन जो करते हैं, जैसे कि फर्मेंटेशन करवा के ही शराब वगैरह बनाया जाता है, ये सब चीज़ें हैं, है ना। तो इसके बारे में हमें बताना है, मेथड क्या है, जनरल रिक्वायरमेंट, इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं। तो इसमें देखिए फंगी की भी ज़रूरत होती है, फंगी की सहायता से बनता है। ओके, चलिए। लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटर डिज़ाइन इट्स वेरियस कंट्रोल, बड़े पैमाने पे, सही बात है भाई, बड़े पैमाने पे 1000-2000 लीटर बनाना है, तो कैसे क्या चीज़ें हम करेंगे, कैसे कितने बड़े पैमाने पे हमें रेशियो लगाना है, कितने समय के लिए रखना पड़ेगा फर्मेंटेशन करने के लिए, तो ये बताना है। स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पेंसिलिन, पेंसिलिन आप क्या है, फर्स्ट एंटीबायोटिक है, डिस्कवर्ड बाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी, है ना, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। विटामिन B12 है। ये सब चीज़ें कैसे किसने खोजा, कैसे इसकी उत्पाद कराया जा सकता है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है, इसके बारे में आपको बताना है। ओके, यहीं पे लिखा है ब्लड प्रोडक्ट्स, ब्लड से संबंधित प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, जैसे कि कलेक्शन, कैसे ब्लड कलेक्ट किया जाता है, रखा जाता है, स्टोरेज प्रोसेस ह्यूमन ब्लड के, और ड्राइड ह्यूमन प्लाज्मा, अब ये भी आने लगा है भैया, ड्राइड फॉर्म में ब्लड का प्लाज्मा रखा रहेगा, उसको फिर डाइल्यूट करके और ब्लड जो है इन्फ्यूज़न किया जा सकता है, शरीर में चढ़ाया जा सकता है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यही है, पूरा जीवों से संबंधित जो भी टेक्निकली चीज़ें खोजी गई हैं, कैसे क्या यूज़ करके मशीनरी चीज़ें और वर्क किया जा रहा है, और हेल्थ को और द बेस्ट डे बाई डे बनाया जा सकता है, या उसकी जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम है हेल्थ से संबंधित उसको ठीक किया जा सकता है, इसे फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी आप बोलते हैं। ओके, अब लास्ट सब्जेक्ट जो बचा हुआ है ये देख लीजिए, BP606 फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस। ओके, ये भी मस्त चीज़ है, इसमें आपको नियम कानून के बारे में जानते हैं, कैसे क्या चीज़ें किसको कैसे समझाना है। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे क्या है मैटर। फार्मास्यूटिकल आप जानते हैं, जो भी दवाई वगैरह बनाने से संबंधित बात हो रही है। क्वालिटी एश्योरेंस, एश्योरेंस का मतलब है ना आश्वासन देना, बीमा जैसे बोलते हैं ना, एश्योरेंस हो गया आपका लाइफ एश्योरेंस, कि आपको जीवन संबंधी आश्वासन दिया जा रहा है कि हाँ कुछ होगा तो गड़बड़, एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो आपको मिल जाएगा, आप आश्वस्त रहते हैं, आप टेंशन मुक्त थोड़ा सा किया जाता है आपको, है ना। तो वैसे ही फार्मास्यूटिकल संबंधी यानी कि दवाई वगैरह से संबंधित उसकी क्वालिटी का आश्वासन देना, जैसे जो भी कस्टमर है, जो भी पेशेंट है, उसको ये कंफर्म रहे कि हाँ ये दवाइयाँ जो बिक रही हैं मार्केट में, ये हाँ क्वालिटीपूर्ण है, गुणवत्तापूर्ण है, ये अच्छी दवाइयाँ ही बिक रही हैं मार्केट में, उसी को फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस बोलते हैं। समझिए बात, द श्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ओके ब्रदर, चलिए इसमें क्या मैटर है देखिए, इसमें वही है, अब ये क्वालिटी को कंफर्म करना है तो नियम कानून रहेंगे कुछ, वही थोड़ी सी है चीज़ें, जैसे कि आपने वो पढ़ा था जूरिस्प्रूडेंस, तो उसमें बहुत लेंदी चीज़ें थी, इसमें लेंदी नहीं है कुछ। ओके, इसमें बस बताया गया प्रोसेस वगैरह, कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन होता है, कौन कौन मिलकर इसको चलाता है ना, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, बस यही सब चीज़ें घुमा फिरा के। ओके, चलिए देखिए, तो लिखा क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी मैनेजमेंट कंसेप्ट बताइए आप। ओके, फिर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM, टोटली यानी पूरे जो प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे पूरी तरीके से कैसे क्या मैनेज किया जा सकता है, चीज़ों को बताइए आप। ICH गाइडलाइंस अभी बताया था, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ हार्मोनाइजेशन, कैसे पूरी कंपनियां जो है देश की विदेश की जो आपस में मिलकर भी काम कर सकती हैं, या बस नेशनल लेवल पे ही कैसी कंपनियां आपस में मिलकर काम करें, उनके लिए गाइडलाइंस बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है तो पता चले मनमाना करने लगेंगे सब, है ना, एक दूसरे की दुश्मनी निकालने लगेंगे, लेकिन ऐसे करेंगे तब तो आम जनता परेशान हो जाएगी। तो इसलिए ये सब बनाया जाता है, गाइडलाइंस बनाई गई हैं, नियमें बनाई गई हैं। क्वालिटी बाय डिज़ाइन, आप कुछ भी बनाइए, कुछ भी डिज़ाइन करिए, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, तो उसके बारे में आपको इसमें समझाया जाएगा। ISO 900, ISO 14,000, सॉरी 9,000 है और 14,000 है। तो ये क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप ISO का ऐसे लोगो यहाँ पे अभी मैं ऐड कर दूंगा, फोटो आप देख सकेंगे। ISO जो है ये सर्टिफाई करता है कि आपकी चीज़ें प्रोडक्ट्स जो है अच्छी हैं, ये इसमें जांच की जाती है, प्रॉपर देखी जाती है कि आपने जो दावा किया है वो सही में है कि नहीं है। तो उसका सर्टिफाई जब हो जाता है इससे, तो कस्टमर को एक एश्योरेंस मिल जाता है, श्योरिटी मिल जाती है, आश्वासन मिल जाता है। ओके, ये प्रोडक्ट जो है सही है। फिर देखिए यहाँ पे NABL एक्रीडेशन जो लिख रहा है, एक्रीडेशन का मतलब होता है मान्यता, है ना। तो नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड ऑफ लेबोरेटरी। ओके, तो यहाँ पे जो कैलिब्रेशन लेबोरेटरी होता है, तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें आपको बताएं कि नेशनल लेवल पे जो भी एक्रीडेशन की जाती है, मान्यता दी जाती है, जांच करके ही दी जाती है, ये सब चीज़ें आपको इसमें बताना है। ओके, चलिए अब सेकेंड यूनिट में देखिए क्या है मैटर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल। ओके, ऑर्गेनाइजेशन आप जानते हैं संगठन की बात हो रही है, पर्सनल जो भी चीज़ें वहाँ पे यूज़ हो रही हैं, पर्सनल जैसे मैन एम्पावरमेंट और केमिकल एम्पावरमेंट या फिर पैसे की बात हो रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन संगठन कैसे बनेगा और उसमें क्या पर्सनली सामान वगैरह क्या चीज़ें ऑब्जेक्ट्स यूज़ होंगे। ओके, तो वही पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रेनिंग, हाइजीन, पर्सनल ये रिकॉर्ड्स, ये सब चीज़ें आपको है ना
ओके चलिए, ये देखिए इक्विपमेंट्स एंड रॉ मटेरियल्स। इक्विपमेंट्स और रॉ मटेरियल के बारे में आपको बताना है कि कैसे क्या आप यूज करेंगे, कैसी कैटेगरी होनी चाहिए, कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, है ना। इक्विपमेंट्स में अब ऐसा नहीं है जंग लगा हुआ मशीन आप यूज कर रहे हैं, ओके, ये सब चीज़ें हैं। क्वालिटी कंट्रोल, QC जिसे बोलते हैं, तो ये क्वालिटी कंट्रोल की टेस्टिंग होगी। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कंटेनर्स को टेस्ट करेंगे प्रॉपर। अब ऐसा नहीं कि जैसे कबाड़ में बिका उसके बाद उठा के उसी में पैक कर दिया, नहीं, उसकी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होती है भैया। रबर, क्लोजर्स, सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल्स, ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल में प्रॉपर्ली चेक की जाती है, सर्टिफाई की जाती है कि हाँ ये प्रॉपर कैपेबल है, इसमें चीज़ें रखी जा सकती हैं। गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, GLP जिसे बोलते हैं, ओके, इसमें आप लेबोरेटरी संबंधित लैब वगैरह में प्रॉपर टेस्ट की जाती है कि हाँ सब चीज़ें प्रॉपर है, इसमें प्रैक्टिस की जाती है, जाँच की जाती है, ओके। तो देखिए यहाँ पे कंप्लेंट्स के बारे में भी पढ़ना है। क्यों पढ़ना जरूरी है, सही बात है, कंप्लेंट्स के बारे में भी आपको क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, देखिए क्या कंप्लेंट्स में आपको अभी टॉपिक से समझ आ जाएगा। कंप्लेंट्स में लिखा है कंप्लेंट्स एंड इवेल्युएशन ऑफ कंप्लेंट्स। कंप्लेंट्स क्या होता है, जैसे कि कंप्लेंट्स का मतलब होता है दो टाइप इशूज़ और फीडबैक टू द कंज्यूमर विच आर अनफेवरेबल टू आवर प्रोडक्ट्स। जो भी कंज्यूमर से संबंधित फीडबैक होता है, उनसे जो भी बात की जाती है, उनके द्वारा जो रिस्पॉन्स दिया जाता है, जो ऐसा हो कि हमारे प्रोडक्ट से थोड़ा सा अनफेवरेबल हो, प्रोडक्ट हमारा अनफेवरेबल हो, उनके लिए नुकसान दे दिया हो, या फिर वो जैसा चाहें वैसे क्वालिटी ना मिला हो, तो वो उसे कंप्लेंट बोल देते हैं, शिकायत है ना। तो इसमें कैसे क्या आप हैंडल करेंगे, कैसे आप देखिए हैंडलिंग ऑफ रिटर्न गुड्स, कैसे आप गुड्स यानी सामान वगैरह को, गुड्स सर्विस आपने देखा होगा, ट्रक वगैरह लिखा होगा, तो गुड्स सर्विस का मतलब अच्छी सर्विस की बात नहीं हो रही। गुड्स मतलब होता है सामान, प्रोडक्ट, ओके। तो कैसे आप रिटर्न करेंगे प्रोडक्ट्स को, कैसे क्या चीज़ें रिकॉलिंग आप कैसे समझेंगे, देखेंगे। वेस्ट डिस्पोजल, कैसे आप वेस्ट को डिस्पोज करेंगे, मतलब मैनेज करेंगे कि हाँ ये खराब हो गया तो इसको कैसे डिकम्पोज करना है। कंप्लेंट्स को कैसे प्यार से सुनना है, कस्टमर से उनको आश्वासन देना है कि नहीं आप ये सही बोल रहे हैं, चाहे जो भी चीज़ें आपको, या फिर नहीं भी अगर कस्टमर समझ में आता तो आप समझाइए कि नहीं ये ऐसा ही होता है, ओके। तो ये कंप्लेंट्स में आपको बताना है। डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, डॉक्यूमेंट वगैरह कैसे मेंटेन करना पड़ेगा भैया। अब पूरे लाइफ सेविंग की बात हो रही है तो आपको प्रॉपर सब चीज़ डाटा वगैरह मेंटेन करके रखना पड़ता है। दवाइयों का आप देखेंगे बैच नंबर रहता है, एक्सपायरी रहती है, MFG डेट रहता है, ओके, ये सब चीज़ें। इस बैच नंबर का क्या मतलब होता है, बैच जैसे कि कोई दवाई पैरासीटामॉल बना रही है ना, तो उसका जब ओपनिंग हुआ मान लीजिए 2014 में, तो 2014 में उसने 50 हज़ार का स्ट्रिप बनाया, 25 बार बनाया, तो पहला बैच नंबर रहेगा, फिर 25वां बैच नंबर रहेगा 2024 का, है ना, फिर 2014 में बनाया था तो 2015 में फिर 26वां बैच नंबर रहेगा, ऐसे करके रहता है बैच नंबर, ओके। यूनिट 5 बैच नंबर का फ़ायदा भी होता है कि जैसे कि कोई भी सब कंप्लेंट वगैरह आता है तो उसी बैच की चीज़ों को इनहिबिट कर दी जाती है, चाहे उसी को सुधारने की काम की जाती है, ओके। कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन, कैलिब्रेशन का मतलब होता है जाँच करना, वैलिड का मतलब कि हाँ ये बढ़िया है, वैलिड है सब कागज, है ना। जैसे जांच किया गया कोई भी, अगर जैसे चालान की बात कर लीजिए, रोका जाता है, आपकी कागज़ वगैरह ली जाती है, वो देखते हैं, पढ़ते हैं, जांच करते हैं, कैलिब्रेशन, और फाइनली जो वो बोलते हैं कि हाँ दिस ऑल पेपर्स आर वैलिड, ओके यू कैन गो नाउ, आप जा सकते हैं, ओके। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। अब भाई सब चीज़ों का जांच करना ही पड़ेगा और उसको वैलिडिटी देनी पड़ेगी, हाँ कि ये वैलिड है, अच्छा है, बेच सकते हैं आप। वेयर हाउसिंग के बारे में बताना है आपको। वेयर हाउसिंग का मतलब है ना गोदाम, तो गुड वेयर हाउसिंग प्रैक्टिस, मटेरियल मैनेजमेंट आपको बताना है कि कैसे क्या चीज़ें अच्छी वेयर हाउसिंग आप करेंगे। बड़ा होना चाहिए, वहाँ पे सनलाइट नहीं आना चाहिए, वहाँ पे धूल नहीं आनी चाहिए, है ना, ये सब गुड वेयर हाउसिंग प्रैक्टिस के अंतर्गत आती है। तो ये चीज़ें हैं, ओके। तो बढ़िया है, ये सब चीज़ें आपने समझ लिया और अच्छे से, जैसे आप होली के रंग में रंगे थे वैसे ही इन 6 सब्जेक्ट के रंग में रंग जाइए और इस पूरे सेमेस्टर को भी क्लियर करिए, ओके ब्रदर। चलिए यहाँ पे देखिए ये लास्ट में लिखा है BP 610 यानी 610, ये प्रैक्टिकल में आता है, ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ये 10 दिन का रहता है, आप इसको जाना रहता है, रिसर्च करना रहता है, खोजना रहता है, मतलब समझना रहता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या, ओके। मे बी परफॉर्म एट द एंड ऑफ द 5th सेमेस्टर, ये 5th सेमेस्टर के एंड में भी आप परफॉर्म कर सकते हैं, ओके। चलिए, हॉस्पिटल ट्रेनिंग भी रहता है यहाँ पे, 2 बार आपको B फार्मेसी में हॉस्पिटल ट्रेनिंग करना रहता है, एक 4th सेमेस्टर पे, एक 6th सेमेस्टर में आप कर सकते हैं, ओके ब्रदर। चलिए, तो ये सब है चीज़ें, आप सावधान रहिए और पढ़ते रहिए, पढ़िए, ज़बरदस्त पढ़िए, एकदम लगे रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए, ओके ब्रदर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, मैं फार्माकोलॉजी के साथ मस्त एक्सप्लेनेशन के साथ आपको प्रॉपर नोट्स के साथ मिलता हूं और कुछ फोटोज़ वगैरह ऐड करते हुए नए नए कंसेप्ट को समझते हैं। और ऐसे ही बने रहिए पीसी फार्मा के साथ, लाइक से सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए और अपना ध्यान रखिए ब्रदर।